हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट अपना सेक्शन 6 से। तो सेक्शन 6 से आपका डॉरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर आयर्स। ठीक है, तो कभी भी कोई डोरी रिसीव की जाती है किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि विमेन से अलग है, यानी कि विमेन नहीं है, और जो कि क्या कहते हैं मैरिज से रिलेटेड या उसके कनेक्शन में है डोरी। तो पर्सन जिसने डोरी ली है तो वो क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र कर देगा विमेन को। ठीक है, अगर बिफोर मैरिज हुई है तो 3 मंथ आफ्टर दी मैरिज करनी है उसको। मतलब अगर उसने डोरी जो रिसीव की है बिफोर मैरिज करी है तो मैरिज के 3 महीने बाद या 3 महीने तक, ठीक है, विद इन वो उसे जो है ट्रांसफ़र करनी होगी। अगर डोरी जो है एट द टाइम और आफ्टर द मैरिज हुई है तब इसमें जो है आपका 3 मंथ दे रखा है जब वो 18 ईयर आपका अटेन कर लेती है एज। ठीक है, एंड पेंडिंग सच ट्रांसफ़र शेल होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ विमेन। ठीक है, और अगर कोई ट्रांसफ़र किसी और कारण से पेंडिंग हो जाता है तो उसको तब तक होल्ड करना है एज ए ट्रस्टी। ठीक है, बेनिफिट ऑफ वेमेन के लिए आपको होल्ड करके रखना है। ठीक, उसके बाद सेकंड क्लॉज कहती है कि अगर कोई पर्सन जो है पहली क्लॉज के अनुसार वो ट्रांसफ़र नहीं करता है प्रॉपर्टी को जैसा कि रिक्वायर्ड है टाइम स्पेसिफाइड में, तो क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। और पनिशमेंट कम से कम जो है 6 महीने का मिल सकता है, और जो 6 महीने का ये जो पनिशमेंट है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल तक, और विद फाइन, यानी फ़ाइन के साथ। ठीक है, एंड ये जो है फ़ाइन आपका 5,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, या आपका 5,000 से लेकर 10,000 तक का फ़ाइन हो सकता है। उसके बाद तीसरी क्लॉज ये है कि अगर कोई विमेन एंटाइटल्ड है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए सबसेक्शन 1 में, और वो पहले मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, वो डाई हो जाती है, तो वो जो आयर्स हैं उसके, जो भी उसके आयर्स होंगे विमेन के, वो उस क्लेम को एंटाइटल करने के लिए आपका मतलब उस क्लेम के लिए एंटाइटल्ड हैं वो लोग। ठीक है, और इसमें प्रोविजो ये दे रखा है, अगर विमेन जो है डाई करती है विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज के 7 साल के अंदर अगर वो मैरिज कर जाती, मतलब डाई हो जाती है, मर जाती है, तो मतलब उसमें एक क्लॉज ये भी है कि अदरवाइज देन द नेचुरल कॉज, यानी कि उसकी जो मृत्यु हुई है वो प्राकृतिक मतलब जैसी सर्कमस्टेंसेस थी उस हिसाब से नहीं हुई है, बल्कि अदरवाइज हुई है नेचुरल कॉज, यानी कि डोरी मतलब डेथ कॉज हो गई, किसी की मर्डर हो गया, डोरी डेथ हो गई। ठीक है, उस सेंस में मान लो इस चीज़ को बोला गया है। तो ये प्रॉपर्टी जो होगी वो अगर उसके पास बच्चे नहीं हैं तो उनके पेरेंट को वापस लौटा दी जाएगी। अगर मान लो लेडी का कोई बच्चा है, ठीक है, तो वो उस बच्चे को दे दी जाएगी। ठीक, अगर आप और जो मान लो ट्रांसफ़र में कुछ देरी हो जाती है, पेंडिंग हो जाती है, तो उसको जो है एज ए ट्रस्ट फॉर चिल्ड्रन उसको होल्ड किया जाएगा। ठीक है, 3A क्लॉज कहती है कोई भी पर्सन जो कन्विक्ट हुआ है सबसेक्शन 2 में, ठीक है, वो फेलियर टू ट्रांसफ़र एनी प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करता है कन्विक्ट वाला पर्सन, ठीक, हैज़ नॉट बिफोर हिज कन्विक्शन, ठीक है, ट्रांसफर्ड सच प्रॉपर्टी, या तो वो प्रॉपर्टी कन्विक्शन के बाद फेल होता है या कन्विक्शन के टाइम पे नहीं करता है आपको। ठीक है, तो जो उसके पेरेंट होंगे या जो आयर होंगे या जो चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसमें कोर्ट क्या करेगा, पनिशमेंट के साथ साथ, ठीक है, इन एडिशन टू अवॉर्डिंग द पनिशमेंट, वो ऑर्डर करेगा कि ये जो पर्सन है जो कन्विक्ट होने वाला है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे। ठीक है, या तो उस विमेन को या उनके हेयर को या पेरेंट को या चिल्ड्रन को। ठीक है, जैसा भी ऑर्डर में पीरियड आपका स्पेसिफाई हो। फिर भी अगर कोई पर्सन फेल होता है इस डायरेक्शन को कॉम्प्लाई करने के लिए, तो एक अमाउंट जो होगी आपका इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वो भी उससे रिकवर की जा सकती है एज इफ़, ठीक है, इसमें लीगल फिक्शन किया गया जैसे कि वो उस पर फाइन इम्पोज किया गया है कोर्ट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मे बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम एज इफ़, ठीक है, तो आपके लिए 4 ऑप्शन आ सकते हैं, तो आप उसमें लगा सकते हैं एज इफ़ इट वर अ फाइन इम्पोज्ड बाय सच कोर्ट एंड पेड टू सच women एज द केस मे बी, हर आयर्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्लॉज ये है
नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4। तो इस सेक्शन में जो भी चीज़ कंटेन्ड है वो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के प्रोविज़न को अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद 7 सेक्शंस देख लेते हैं हम। सेक्शन 7 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। इसमें दे रखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सीआरपीसी। देखिए सीआरपीसी में कुछ प्रोविज़न हैं, उनको मतलब उनसे छेड़छाड़ न करते हुए, ठीक है। अ कोर्ट नो कोर्ट inferior to a metropolitan magistrate or a judicial magistrate of first class shall try any offense under this act, ठीक है। यानी कि आपका सिर्फ इसमें जो पावर दे रखी है ट्रायल की वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जीएम फर्स्ट क्लास को दे रखी है, ठीक है। उसके बाद कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि क्या है, एक्सेप्ट क्या दे रखा है, इट्स ऑन नॉलेज, या तो खुद की नॉलेज से या कोई पुलिस आपकी रिपोर्ट आई है उस फैक्ट से रिलेटेड, ठीक है, या फिर कोई कंप्लेंट फाइल की गई है एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा, ठीक है, और या पेरेंट या रिलेटिव के द्वारा या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद सी क्लॉज देख लेते हैं। इट शैल बी लॉफुल फॉर द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू पास एनी सेंटेंस, ठीक, ऑथराइज्ड बाय दिस एक्ट और एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो ये लॉफुल होगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए कि वो कोई भी सेंटेंस पास कर दे सकते हैं जो कि ऑथराइज्ड हैं बाय दिस एक्ट, या फिर वो जो है मतलब किसी भी पर्सन को जो ऑफेंस करता है इसमें, ठीक। उसके बाद फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन जो रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उसका मतलब क्या है वो बताया है कि वो उसका मतलब होता है कोई भी सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन जो रिकॉग्नाइज्ड है इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्लॉज दे रखा है आपका नथिंग इन चैप्टर, आपका कौन से चैप्टर में दे रखा है, जो चैप्टर आपका 36 है ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 36 आपका जस्ट पहले है बेल वाले उससे, ठीक है, चैप्टर से। शैल अप्लाई टू एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, ठीक, मतलब सॉरी 36 उससे बेल वाला ही है, मुझे लगता है, शायद देखना पड़ेगा ये, ठीक है। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस शैल नॉट सब्जेक्ट सच पर्सन टू अ प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट। तो इसमें कोई भी अगर स्टेटमेंट पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस के द्वारा बनाया जाता है तो वो जो है उसके बिहाफ पे उसके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाएगा, ये कहा गया इसमें। इसके बाद सेक्शन 8 कहता है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पसेस एंड टू बी बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है। इसके जो आपके जो ऑफेंसेस होंगे इस एक्ट में वो आपका कॉग्निजेबल होंगे, यानी कि उनका कॉग्निजेबल मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट वारंट आपका अरेस्ट भी कर सकता है उसमें, तो वो डिफरेंस होता है। तो द कोड ऑफ सीआरपीसी शैल अप्लाई टू ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एज इफ दे वर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंसेस, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ मैटर अदर देन मैटर रेफर्ड टू सेक्शन 42 ऑफ द कोड और the arrest of a person without a warrant or without an order of a magistrate। अब 42 ऑफ द कोड क्या है, वो नेम से रिलेटेड है। इफ़ अगर कोई पर्सन अपना नेम सही से नहीं बताता है तब उसका अरेस्ट जो है उसमें बोला गया है, तो वो देख लीजिएगा आप सीआरपीसी का 42 क्या है, ठीक है। एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपका 8A बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस, ठीक है। अब 8A आपका इंसर्शन है इसका 1986 में, ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। कोई भी पर्सन अगर प्रोसिक्यूट हुआ है फॉर टेकिंग और अवेटिंग द टेकिंग ऑफ एनी डोरी, या तो लेने के लिए या उसके उकसाने के लिए, ठीक है, अवेटमेंट के लिए, तो या फिर डिमांडिंग ऑफ द डोरी के लिए, तो उसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा वो उसी पर्सन पे आएगा, वो प्रूफ करेगा कि ही हैड नॉट कमिट द ऑफेंस, ठीक है, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाई ऑन द एक्यूज, ठीक है, यानी कि डिफेंस साइड।
उसके बाद आपका डोरी प्रोविजन ऑफिसर दे रखा है, कौन कौन डोरी प्रोविजन ऑफिसर होगा, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, अब इसमें आ सकता है डोरी प्रोविजन ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है, तो इट इज़ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट एज मैनी डोरी प्रोविजन ऑफिसर एज इट थिंक फिट एंड स्पेसिफाई द एरिया in respect of which they shall exercise their jurisdiction and powers under this act, ठीक है। तो every डोरे प्रोविजन ऑफिसर shall exercise and perform the following power and functions namely, तो क्या क्या functions and power होगी, to see that the provision of this act are complied with, ये देखना कि जो एक्ट के जो अधिनियम के जो भी प्रावधान है वो कॉम्प्लाई किए जा रहे हैं कि नहीं, टू प्रिवेंट एज फार एज पॉसिबल द टेकिंग और अवेटिंग और द टेकिंग ऑफ द डिमांडिंग ऑफ डॉरी, उस मतलब जो भी आपका टेकिंग हो, डॉरी हो या उससे रिलेटेड अवेटमेंट हो या कोई भी डिमांड ऑफ डॉरी हो, तो उसको प्रिवेंट करना। सी है आपका टू कलेक्ट सच एविडेंस एज मे बी नेसेसरी फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन कमिटिंग ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, ठीक है। और ऐसे एविडेंस कलेक्ट करना जो भी आपको ज़रूरत हो प्रोसिक्यूशन के लिए, ठीक है, जो पर्सन कमिट कर रहे हैं उनके खिलाफ, ठीक। एंड डी है आपका टू परफॉर्म सच एडिशनल फंक्शन एज मे बी असाइंड टू हिम बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल मेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। या फिर कोई भी आपका एडिशनल फंक्शन जो आपका स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे, या फिर कोई भी ऐसा जो इस एक्ट के रूल में आपका स्पेसिफाई किया जाए, ठीक है। उसके बाद 3 क्लॉज देख लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट क्या कर सकती है, कन्फर कर सकती है पावर, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स पे, जैसा भी नोटिफिकेशन में आपका स्पेसिफाई हो, ठीक है। और और ये जो है उसमें आपके कंडीशंस और लिमिटेशंस भी आपका स्पेसिफाई कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग, ठीक है, मतलब जो एडवाइज करने के लिए, असिस्ट करने के लिए डोरी प्रोविजन ऑफिसर्स को, ठीक है, कि वो अपना एफिशिएंट परफॉर्मेंस कर सकें अपने फंक्शंस के दौरान, तो उसके लिए वो एक एडवाइजरी बोर्ड आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। अब एडवाइजरी बोर्ड में कम से कम मतलब 5 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, 5 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन 5 मेंबर्स, ठीक है। तो ये नॉट मोर देन 5 ऐसे करके भी आपका ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, लेस देन 5, नॉट मोर देन 5, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए इसको टर्म भी याद रखना, नॉट मोर देन 5 सोशल वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। उनमें से 2 वीमेन होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। और और वो उस एरिया की होनी चाहिए जहाँ जो है डोरी प्रोविजन ऑफिसर अपना एक्सरसाइज करता है जुरिस्डिक्शन, ठीक है। उसके बाद 9 है, 9 बहुत सिंपल है, सभी एक्ट्स में ये होता ही है, तो पावर टू मेक रूल्स, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है टू मेक द रूल्स, ठीक है। उसके बाद है आपका पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल, ये सेक्शन 10 में दे रखा है, ठीक है। तो ये सिंपल है, आप देख लीजिएगा 9 एंड 10। तो यहाँ आपके ख़त्म होता है डोरी प्रोविजन एक्ट 1961। धन्यवाद।